जो चैप्टर स्टार्ट करना था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, अभी तक हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़े वो कौन सी क्लास के? 11th क्लास के। 12th में भी पार्टनरशिप में कुछ बैलेंस शीट्स बनाई हैं। तो अभी तक हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े, क्या वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी में एज इट इज प्रिपेयर होंगे? नहीं, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए हमको अलग से फॉर्मेट्स बताए हुए हैं। ठीक है, तो अब वो फॉर्मेट्स कहाँ पे बताएं? कंपनी के स्केड्यूल 3 के पार्ट ए में बताया है किसका फॉर्मेट? बैलेंस शीट का। और स्केड्यूल 3 के पार्ट बी में बताया है किसका फॉर्मेट? स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट। क्लियर? तो स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में क्या क्या चीजें बनेगी? एक तो बनेगी बैलेंस शीट, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, तीसरा नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स क्या होंगे? हमारी बैलेंस शीट में हम सिर्फ मेजर हेड और उनके सब हेड्स लिखने वाले हैं, और उनके अंदर की जो भी कैलकुलेशन है वो सारी कहां पे दिखानी है? नोट्स टू अकाउंट्स में। क्लियर है? वो हो गया हमारा थर्ड पोर्शन। फोर्थ क्या रहने वाला है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये प्रैक्टिकल है, आगे वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो अभी अपन बात करें किन दो चीजों को लेकर, एक तो बैलेंस शीट और एक स्टेटमेंट ऑफ P&L, और दोनों के साथ में एक तीसरी चीज जो अटैच होकर हमेशा चलेगी, क्या? नोट्स टू अकाउंट। जब जब ये दोनों चीजें प्रिपेयर होंगी, साथ में क्या प्रिपेयर होना है? नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर होना है। क्लियर? क्या तो स्केड्यूल 3 के पार्ट 1 में क्या दिया हुआ है? बैलेंस शीट का फॉर्मेट। और अभी तक जो हम बैलेंस शीट बनाते थे वो कौन से फॉर्मेट में बनती थी? हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 जैसे एप्लीकेबल हुआ, वैसे ही कंपनीज एक्ट ने ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट किस में चेंज कर दिया? वर्टिकल फॉर्मेट में। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो यहाँ पे जो चीजें प्रिपेयर होंगी, क्या? बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 20, जो भी हमारा ईयर रहने वाला है। पहला कॉलम होगा पर्टिकुलर्स, सेकंड होगा नोट नंबर, देन फिगर्स ऑफ करंट ईयर, और लास्ट कॉलम होगा फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर। कंपनीज की बैलेंस शीट में 2 ईयर का अमाउंट हमेशा एक साथ दिखाया जाता है, एक तो करंट ईयर का और एक प्रीवियस ईयर का, ताकि कंपैरिजन करना क्या हो जाए? इजी हो जाए। क्लियर है? तो अभी बात करें सबसे पहले दो पार्ट। भाई हमारे बैलेंस शीट के दो पार्ट है, एक लाइबिलिटीज और एक असेट। तो यहाँ पहले लाइबिलिटीज को लिखना है। अब ध्यान रहे कि इस फॉर्मेट में हर चीज की जगह क्या है? फिक्स है। अगर कोई चीज उसी प्लेस पर जानी है तो उसको हम दूसरी प्लेस पर नहीं लिख सकते हैं। क्लियर? क्या उनकी जगह क्या है? फिक्स रहने वाली। तो पहला है इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज के 4 मेजर हेड। पहला शेयर होल्डर फंड, जो किनको रिप्रेजेंट करेगा? ऑनर्स को। किनको रिप्रेजेंट करेगा? ऑनर्स को। सेकंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये वो लोग हैं जो ऑनर तो नहीं है, लेकिन ऑनर बनने के रास्ते पे चल रहे हैं। यानी कि हो सकता है कंपनी ने एक पब्लिक इश्यू किया हो और अभी तक उनसे सिर्फ एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव हुआ है, लेकिन उनको शेयर अलॉट नहीं हुए। तो ऐसा अमाउंट कहां शो होगा? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। क्लियर? थर्ड, नॉन करंट लाइबिलिटीज। ऐसी लाइबिलिटीज जिनका पेमेंट 1 साल से ज्यादा टाइम के बाद में होना है, वो किस में आ जाएंगी? नॉन करंट लाइबिलिटीज में। और फोर्थ क्या होगा? करंट लाइबिलिटीज। अगर 1 साल के अंदर ही हमको अगर पेमेंट्स करने, तो ऐसी लाइबिलिटीज कहां पे आने वाली है? करंट। अब इनके सबहेड्स को देखते हैं। सबसे पहला शेयर होल्डर फंड। इसके 3 पार्ट। पहला शेयर कैपिटल। अभी ध्यान रखना कि मैंने क्या बताया, शेयर होल्डर फंड मतलब किसका पार्ट है? तो ये ऑनर्स का हिस्सा है पूरा। तो ऑनर्स के लिए सबसे पहला हो गया शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में दोनों आ गई, इक्विटी भी आ गई है और प्रेफरेंस भी आ गई। उनके लिए कोई अलग अलग हेड्स यहाँ पे नहीं। सेकंड, रिजर्व एंड सरप्लस। सर ये ऑनर्स का पार्ट कैसे हुआ? रिजर्व्स का मतलब क्या है कि हमने प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा निकाला और उससे क्या क्रिएट कर दिए? रिजर्व। तो ये रिजर्व्स एक्चुअल में हैं किसके? ऑनर्स के। तो इसीलिए किस में आएंगे? शेयर होल्डर फंड में। अब ये चाहे कोई भी रिजर्व है, जनरल रिजर्व, P&L का बैलेंस है, रिवैल्यूएशन रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है,
सिक्योरिटीज प्रीमियम है, ये पूरा किसका, ऑनर्स का, इसीलिए कहाँ पे आएगा, शेयर होल्डर फंड। थर्ड सिर्फ हमको पढ़ने को दिया हुआ है, एक्चुअल में इसका कोई काम नहीं है। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। क्लियर क्या? सेकंड मैंने समझाई दिया, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, जो अभी ऑनर बनने के रास्ते पर चल रहे हैं। एप्लीकेशन का पैसा तो आ गया लेकिन उनको अभी तक शेयर अलॉट नहीं हुए। थर्ड, नॉन करंट लाइबिलिटीज के 4 पार्ट। पहला, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लोन्स अगर हमने ले रखे हैं, डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं, लोन लिया हुआ है पब्लिक से, वो सारा किस में आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग से। 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए जो भी लोन्स है वो किस में आएंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। डेफर्ड टैक्स असेट, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, इसके लिए भी हमारे पास प्रैक्टिकल में अभी कुछ नहीं है, सिर्फ पढ़ने के लिए। ये पढ़ने के लिए, इसमें लिखने का अभी कुछ भी नहीं आएगा तुम्हारी बुक्स में। क्लियर? इसके बाद अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, इसके अलावा अगर कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है तो इस हेडिंग में आ जाएगी, और लास्ट में आ जाएंगे लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इसके बाद आ जाओ करंट लाइबिलिटीज में। करंट लाइबिलिटीज के 4 पार्ट। पहला, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, 1 साल से कम के लिए अगर हमने लोन लिया हुआ है, इसमें सबसे पहला आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक से हमने एक्स्ट्रा पैसा निकाल लिया, अब वो पैसा 1 साल से कम के लिए होता है, जैसे आपके पास आएगा, आपने बैंक अकाउंट में डाला, वो अपने आप क्या हो जाएगा, डिडक्ट। कौन सी है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ट्रेड पेबल्स, 2 चीजें एक साथ आएंगी, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। बिल्स पेबल 11th क्लास में था, ठीक। अदर करंट, इनके अलावा कोई करंट लाइबिलिटीज है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, अनपेड डिविडेंड हो गया, ये सारा किस में आने वाला है, अदर करंट लाइबिलिटीज में। लास्ट है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, इसके अलावा अगर कोई प्रोविजंस है लाइक पीबीडी, वो किसके लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए। क्लियर है, कोई दिक्कत? पीबीडी शॉर्ट में होता है भाई। डाइटर्स से जनरली पैसा आप, भाई अगर हमने किसी को सेल्स की और उससे पैसा लेना तो 1 साल बाद लेंगे, 3 महीने 4 महीने, तो उसका प्रोविजन भी उतने महीने के लिए बनाएंगे, इसलिए वो किस में आता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जब तक मशीन चलती रहेगी जब तक वो क्रिएट रहेगा, जब तक बेचेंगे नहीं तब तक वो बना के रखना है। क्लियर है, कोई दिक्कत? लास्ट में सबका टोटल करेंगे, वो किस में आ जाएगा, टोटल में। अब यहाँ ध्यान रहे, शेयर कैपिटल नोट नंबर 1, रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट नंबर 3। ये मैंने क्यों लिखा है कि इनके नोट्स हमेशा प्रिपेयर होते ही हैं, चाहे इनमें चेंज है चाहे इनमें चेंज नहीं है, इनके नोट्स हमेशा क्या होने, प्रिपेयर होने। क्लियर? इसके बाद आ जाओ असेट्स। सेकेंड पार्ट जो हमारा स्टार्ट हो जाएगा बैलेंस शीट का, एक बार टोटल खत्म करने के बाद, वो क्या होगा, असेट्स। असेट्स के 2 ही पार्ट है। पहले इसके 2 पार्ट जो होते थे वो कौन से होते थे, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। अभी नॉन करंट असेट्स का नेम इन्होंने चेंज कर दिया 2-3 साल से, और उसका नाम रख दिया प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट। थोड़ा सा बड़ा है नाम पढ़ने में, बट याद रखना है, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट। और सेकंड जो रहेगा वो क्या रहेगी, करंट असेट, उसमें चेंज नहीं किया इन्होंने। तो प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट, शॉर्ट में पीपीई एंड इंटेंजिबल असेट भी बोल सकते हैं। इसमें फर्स्ट आ जाएगा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसमें हमारी सारी असेट्स आने वाली है, फिक्स असेट्स। सेकंड आ जाएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अगर हमने कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जैसे कि हमने कोई एफडी करा रखी है 8-10 साल के लिए, वो किस में आएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में। फिर डेफर्ड टैक्स असेट, वही बात पढ़ने के लिए है, प्रैक्टिकली इसका कुछ अभी है नहीं। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, अगर हमने किसी को लोन दिया हुआ है 1 साल से ज़्यादा के लिए, तो वो पैसा हमारा है, असेट कहाँ से होगी, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। करंट असेट्स, करंट असेट्स में सबसे पहला आ जाएगा करंट इन्वेस्टमेंट, 1 साल से कम के लिए है जो। इन्वेंट्रीज, जिसमें आ जाएगा स्टॉक, लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, मतलब जो टाइम टू टाइम काम आते रहते हैं। क्लियर? वो किस में आएगी हमारी, इन्वेंट्रीज में। ट्रेड रिसीवेबल कौन आ जाएगा, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। फिर आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश या कैश के बराबर जो चीजें मानी जाती है, जिसमें पहला आ जाएगा कैश एंड हैंड, दूसरा आ जाएगा कैश एट बैंक,
और तीसरा आएगा मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जिनको साथ के साथ लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जनरली इनको डिफाइन करते हैं अपन कि ऐसी सिक्योरिटीज जिनको 3 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट किया जा सके, वो कौन सी होती है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज। क्लियर? नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड, छोटे टाइम के लिए अगर हमने किसी को लोन दिया है तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। और लास्ट में क्या आ जाएगी? अदर करंट असेट, जिसमें क्या आ जाएगा? एक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जो मिल जानी चाहिए थी लेकिन मिली नहीं है, डिविडेंड रिसीवेबल, या और भी बहुत सारी छोटी मोटी चीजें इसमें रहेगी। क्लियर है क्या इतना? अब इसके पार्टीशंस को समझते हैं धीरे धीरे करके। तो फर्स्ट मेजर हेड अपना कौन सा है? इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। और इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज का पहला हेड कौन सा है? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के 3 सब हेड कौन कौन से? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। और इसका दूसरा हेडिंग क्या था? शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग, अलॉटमेंट। अब बात करें शेयर कैपिटल में क्या क्या चीजें आने वाली हैं। ये जो राइट हैंड साइड दिखेगा ना अभी तुमको, ये दिखेगा जो अपने को बैलेंस शीट में शो करना है, और जो लेफ्ट हैंड साइड जो दिखेगा वो क्या है? जो बैलेंस शीट में शो करना है। और राइट हैंड साइड जो कहाँ दिखेगा? नोट्स टू अकाउंट्स। क्लियर? आगे पढ़ाएंगे बोले कि आधा घंटा हुआ अभी तो क्लास शुरू है। आधा घंटा है यार। अब इनके सब हेड्स को देख लो एक बार। सबसे पहले बात करें शेयर होल्डर फंड का पार्ट 1, पार्ट ए, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या क्या चीज आएगी? सबसे पहला आएगा ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है? ये वो कैपिटल है जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है। कहां लिखी होती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हाँ, ये वो मैक्सिमम अमाउंट है कि इससे ज्यादा की कैपिटल कंपनी इशू नहीं करते अपने पूरे एंटायर लाइफ में। इससे ज्यादा की कैपिटल इशू, पर एक्चुअल में ऐसा है नहीं। कंपनी एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके इस अमाउंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है, लेकिन सिर्फ क्या? स्पेशल रिजोल्यूशन लिखना है, लेकिन बैलेंस शीट के टोटल में ये इंक्लूड नहीं होता। सिर्फ दिखाने के लिए होता है कि कंपनी की एक्चुअल जो टोटल कैपिटल है वो इतनी ही होगी। सेकंड, इशूड कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने पब्लिक में इशू करने के लिए दे रखा है। क्लियर? थर्ड, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कि इस इशूड कैपिटल में से कितने लोग, कितने शेयर्स जो है पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए हैं, वो किस में आएगा? सब्सक्राइब्ड कैपिटल में। यहां तक का काम भी बैलेंस शीट में इंक्लूड लिखना है, लेकिन इंक्लूड नहीं करना। नेक्स्ट है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब जैसे मान लो 10 रुपीज का शेयर है और हमने अभी तक सिर्फ 8 रुपीज कॉल किए हैं, 8 रुपए ही मांगे हैं, तो हमारी कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो जाएगी? 8 रुपीज के हिसाब से। तो 10,000 शेयर अगर हैं और 8 रुपीज कॉल्ड अप है तो टोटल कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो गई? 10,000 इंटू 8, 80,000। वो किस में आएगा? कॉल्ड अप कैपिटल में। ये भी बैलेंस शीट में इंक्लूड। नेक्स्ट, पेड अप कैपिटल। यहां से बैलेंस शीट का इंक्लूड चालू हो जाएगा। ये टोटल जो है ना वो जाएगा बैलेंस शीट में। पेड अप कैपिटल जितना मांग चुके हैं वो भाई ऊपर वाला कॉल्ड अप वाला अमाउंट, और इसमें से लेस कर देना है क्या? कॉल्स इन एरियर। अगर कोई पर्सन है जिन्होंने पैसा नहीं दिया है तो उसको, और मैंने पहले भी कहा था है ना, जब अपन इश्यू ऑफ शेयर कर रहे थे कि सर कॉल्स इन एरियर लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। कुछ स्कूल्स में तो कराया ही नहीं होगा। कराया तुम्हारे? नहीं कराया। अब एक बार सोचो, अगर किसी चीज को एंट्री में शो नहीं करेंगे तो बैलेंस शीट में कैसे लेकर आएंगे? क्लियर? तो अगर यहां से लेस करना है तो दिखाओ ना, क्यों परेशान हो रहे हो उसके लिए। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो इसमें क्या क्या चीजें होती है? सबसे पहला आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। कैसे बनता है पता है? आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट जो रिजर्व बनेंगे क्या होंगे? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन, CRR। क्या होता है ये? हाँ, इसको इस तरीके से समझो कि कभी कभी जो है ना, कभी कभी अब दो चीजें, एक तो अपने पास कौन है? शेयर होल्डर, एक है अपने पास डिबेंचर होल्डर, और फिर आते हैं अदर क्रेडिटर्स।
तो हमने क्या करना है कि हम ये चाहते हैं कि हम प्रेफरेंस शेयर वालों को क्या करें, पहले पैसा दे दें। तो डिबेंचर होल्डर वाले आके खड़े हो गए, बोले अब ये तो नहीं कर सकते भाई, तुम मालिकों को पहले पैसा दे रहे हो, हमारे पैसे का आता पता नहीं है। सही बात है कि गलत बात है? सही बात है ना भाई, पहले बाहर वालों का पैसा देने का ना, मालिकों को तो बाद में देने का। तो ऐसी सिचुएशन में एक अश्योरेंस देते हैं हम डिबेंचर होल्डर्स को। वो अश्योरेंस किस चीज में देते हैं? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को देकर कि साहब आप जितने के शेयर रिडीम करोगे ना, उतनी ही अमाउंट के क्या बना लो, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, उतना प्रॉफिट अलग से इकट्ठा कर लो साहब। अगर कल को कोई भी नुकसान होता है तो डिबेंचर होल्डर्स को इनमें से पैसा दे देंगे, या फिर इस रिजर्व से नए शेयर्स बना लो, या तो बोनस शेयर इशू कर दो या उतने के नए शेयर इशू कर दो। यानी कि वो कहते हैं ना अपन खून के बदले खून, तो जितने की कैपिटल रिडीम करोगे या तो उतने के नए शेयर इशू कर दो या उतने से क्या बना दो, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। हाँ, डिबेंचर वालों के लिए नहीं है, डिबेंचर वालों के लिए एक अश्योरेंस का काम कर रहे हैं। क्लियर? इसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम अच्छे से जानते हैं, 2 चैप्टर में करके हैं अपन पूरा। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर को रिडीम करने से पहले ना कुछ अमाउंट, एक रूल बना रखा है कि 25% आपको कम से कम कहाँ डालना पड़ेगा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में। तो वो पैसा हर साल क्रिएट होगा तो क्या बन जाता है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। देन रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया लेकिन उसका प्रॉफिट अगर कहीं ट्रांसफर नहीं किया तो वो क्या बन जाता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व या फिर जनरल रिजर्व, और लास्ट में आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। क्लियर? क्या कोई दिक्कत? देन लास्ट मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, इसमें कुछ है नहीं। और सेकंड पॉइंट, इसमें भी प्रैक्टिकली पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ भी 2 पॉइंट क्लियर यहाँ पे। वो मैंने मेजर हेड्स खत्म किए ना, मेजर और सब हेड, अब उनके अंडर में क्या क्या आएगा वो सारा डिटेल में पढ़ रहे ना। तो अभी अब बताऊंगा ना डिटेल में कि उनके अंदर क्या क्या चीजें आने वाली है। और इधर इसके बाद थर्ड और फोर्थ पॉइंट, यहाँ थोड़ा सा वो नंबरिंग में चेंज है। थर्ड और फोर्थ क्या रहता है, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज, दोनों का पहला पॉइंट। यहाँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है तो यहाँ शॉर्ट टर्म बोरोइंग। याद करने के लिए आसान हो जाए इसलिए मैंने दोनों को अपोजिट साइड में रखा है, जल्दी याद होगी चीजें उससे तुमको। यहाँ लॉन्ग टर्म है तो यहाँ शॉर्ट टर्म, दोनों में क्या है, सिक्योर्ड लोन। यहाँ सिक्योर्ड लोन में 2 चीज आ जाएंगी, डिवेंचर्स एंड मॉर्गेज लोन, और भी हो सकते हैं बट जनरली ये 2 चीजें आएगी। और यहाँ सिक्योर्ड लोन में कौन आ जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। फिर दोनों में है अनसिक्योर्ड लोन, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ 2 चीजें, पब्लिक डिपॉजिट या फिर फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, या अपन पब्लिक से डायरेक्टली लोन ले सकते हैं। क्लियर? इसके बाद सेकंड यहाँ है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, यहाँ पे है क्या, ट्रेड पेबल। वहां कुछ भी नहीं है, ट्रेड पेबल में 2 चीजें, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। यहाँ पॉइंट नंबर सी अदर करंट लायबिलिटीज, और यहाँ है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। यहाँ पे क्या क्या चीजें आ जाएंगी, अनअर्न्ड इनकम या फिर रिसीव्ड इन एडवांस, अनपेड या फिर अनक्लेम्ड डिविडेंड। ऐसा डिविडेंड जो कंपनी ने डिक्लेयर तो कर दिया लेकिन पर्सन जो सामने वाले शेयर होल्डर्स हैं वो अभी तक अपना डिविडेंड का पैसा लेकर नहीं गए। ये पहले होता था, अब नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि अब सारा काम है ना अकाउंट के थ्रू होता है, तो डिविडेंड सीधे कहाँ ट्रांसफर होते हैं, बैंक अकाउंट्स में। फिर आ जाता है क्या, कॉल्स इन एडवांस, लाइबिलिटीज है हमारी, हमारा पैसा नहीं है ना, हमने किसी का पैसा एडवांस में ले रखा है। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग, कोई खर्चा जिसका पेमेंट करना बाकी है। एंड लास्ट है एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, अगर डिवेंचर्स पे कोई इंटरेस्ट का पेमेंट करना बाकी चल रहा है तो वो भी। इसके बाद यहाँ आ जाएंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजन, यहाँ आ जाएंगे लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड अदर प्रोविजन, वो सारे यहीं पाएंगे। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में जनरली हमारे पास अभी कुछ भी नहीं। क्लियर? क्या अच्छा भाई, ये जो बैलेंस शीट मैं तुमको बता रहा हूँ ना, इसमें मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो हमारे सबसे ज्यादा काम आने वाले। और अगर डिटेल में तुमको पढ़ना है, ये पूरा तुमको तुम्हारे डीके में
और टीएस जिनके पास है, टीएस में पूरा दिया हुआ है, वहां से बस एक बार रीड आउट कर लेना। भाई मैं सजेस्ट तो सभी को करूंगा, एक बार वहां से इसको पूरा क्या कर लेना, रीड आउट कर लेना बस खाली। हाँ अभी लिखवाएंगे, रुको, अभी तो असेट समझा रहा हूं, पहले रुक जाओ। इसके बाद असेट्स के दो ही पार्ट है हमारे पास, एक कौन सा, पीपीई एंड इंटेंजिबल असेट, हाँ दूसरा करंट असेट। नींद आ रही, अकाउंट्स की क्लास में बैठ के नींद आ रही। ये तुमको प्रिंट करके दे देंगे, मत रो अब। दिमाग नहीं हो सकता प्रिंट, दिमाग में वो उसका तरीका बताएंगे। हाँ इसके बाद असेट्स के दो पार्ट, पहला पीपीई एंड इंटेंजिबल असेट और दूसरा करंट असेट्स। इसमें पॉइंट 1 आ जाएगा क्या, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसके 4 पार्ट रहने वाले हैं। पहला पार्ट होगा टेंजिबल, दूसरा होगा इंटेंजिबल असेट, तीसरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, चौथा हो जाएगा इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। उधर डिफाइन करें तो टेंजिबल असेट सब जानते हैं, ऐसे असेट जिनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, सारा काम ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, ऐसे असेट्स जिनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो हमारे पास फिजिकल फॉर्म में क्या होती है, प्रेजेंट होती है, वो कौन सी होगी, टेंजिबल असेट। सेकंड इंटेंजिबल असेट, ऐसी असेट जो दिखाई नहीं देगी लेकिन एग्जिस्ट करती है, जैसे कि गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ठीक है। थर्ड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ऐसी एसेट जो अभी बन रही है, जैसे मान लो हमारा कोई ऑफिस है जो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो अभी बना नहीं है, तो वो किस में आ जाएगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। फोर्थ आ जाएगा इंटेंजिबल एसेट अंडर, ऐसी इंटेंजिबल एसेट जो अभी बन रही है, वो किस में आएंगी, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। फिर यहाँ पे पॉइंट बी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पॉइंट ए क्या आ जाएगा, करंट इन्वेस्टमेंट। फिर इधर पॉइंट बी करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज, स्टॉक, लूज टूल्स या फिर स्पेयर पार्ट्स। हो गए बोलिए, हाँ इधर वापस देखो, ये मैंने जो लिख रखा है ना, ये इसलिए लिख रखा है ताकि डिफरेंशिएट करना क्या हो जाए, इजी हो जाए तुम्हारे लिए, कि अगर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है तो पीपी में आ जाएगा, और करंट इन्वेस्टमेंट है तो करंट असेट्स। इसके बाद यहाँ करंट असेट्स में आ जाएगी इन्वेंट्रीज, स्टॉक, लूज टूल, स्पेयर पार्ट। यहाँ पॉइंट सी ट्रेड रिसीवेबल, और यहाँ डेफर्ड टैक्स असेट्स। ट्रेड रिसीवेबल में फिर से दो चीजें वही, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। पॉइंट डी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 3 चीजें पहले ही बता चुका हूं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ई पॉइंट शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, यहाँ पे आ जाएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, दोनों में अभी कुछ भी नहीं है। एफ अदर करंट एसेट्स में क्या आ जाएगा, एडवांस टैक्स पेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एक्रूड। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो यहाँ ये तुम्हारी बैलेंस शीट क्या होती है, कंप्लीट। कोई दिक्कत? क्लियर है?